नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका स्वागत है। जिम्मेदारियां सबको उठानी पड़ती हैं, किसी को ज्यादा, किसी को कम। लेकिन एक जिम्मेदारी होती है अपने आप की तरफ, अपने सपनों और सुकून की तरफ। जब इस जिम्मेदारी की कुर्बानी चढ़ती है तो पीड़ित घुटने लगता है। ये एक दस्तक होती है कि घुटन के मारे सांसें रुकने वाली हैं, पर अक्सर ये दस्तक भी घुटी हुई होती है, दबी हुई होती है और बहुत देर से सुनाई देती है। अप्रैल 2011, घाटकोपर, मुंबई। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा। मोहन, अरे ओ मोहन, अरे सुनता क्यों नहीं? हाँ माँ, क्या बात है? मुझे जरा संडास जाना है। ए शंकर, अम्मा को संडास क्यों नहीं ले जाता तू? हाय राम, क्या कह रहा है तू? देख नहीं रहा वो पूजा कर रहा है? पूजा छोड़कर क्या मुझे वो संडास लेके जाएगा? अरे तू क्यों नहीं लेके जाता? ठीक है, मैं आता हूँ। अरे ओ मोहन, तूने यहाँ कुर्सी बिठवाने के लिए कहा था ना? तू जानता नहीं अम्मा को कितना दर्द होता है। कल तनख्वाह मिलेगी अम्मा, तब लेता हुआ आऊंगा। शाम को जरूर लेते आना। अगले ही दिन मोहन ने याद से अपनी अम्मा की सुविधा के लिए टॉयलेट चेयर खरीद ली। अम्मा, 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 शंकर, शंकर, चलिए पीछे हटिए, साइड में होइए, साइड में होइए। मैं रोज की तरह शाम को दफ्तर से लौटा, बेल मारी, कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। मैंने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। माँ खाट पर पड़ी थी तो भाई शंकर अंदर बाथरूम में पड़ा हुआ था। काम क्या करते हैं आप? मुंबई यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर का पीए हूँ। सुबह कितने बजे निकले आप काम के लिए? रोज की तरह 9 बजे। और आपकी माँ कहाँ थी उस वक्त? खाट पर थी, पिछले 3 सालों से इसी खाट पर थी। और आपका भाई शंकर? पूजा कर रहा था। शंकर, मैंने अम्मा के लिए रोटियां सेक के रख दी हैं और चावल भी भिगो दिए। चढ़ा दूंगा, भूलना मत। नहीं भूलूंगा भैया। करता क्या था? पूजा करता था। पंडित था? नहीं, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। पहले वो एक होटल में वेटर था और एक दिन अचानक पूजा करने लगा। तब से वो पूजा पाठ में ही लगा रहता था।
माँ शारीरिक रूप से लाचार थी और भाई मानसिक तौर पर। हाँ, किसी को इस घर से आते जाते देखा आप लोगों ने? मतलब फेरी वाला, सेल्समैन, कोई भी? सिर्फ मोहन भाई आते जाते रहते हैं इस घर में। ऐसा बेटा सबको नसीब नहीं होता। पहले बाप की सेवा की, लेकिन 2006 में वो गुजर गए। फिर माँ ने खाट पकड़ लिया और वो पागल भाई, उन दोनों की तो बच्चों की तरह सेवा करते थे मोहन भाई। कोई ना कोई तो आता होगा ना, कबाड़, कचरा, कोई तो होगा। कचरे वाला लड़का आता था। वो मोहन भाई 9 बजे घर से निकल जाते थे और वो 10 बजे उनके दरवाजे पे टच कर जाता था। एक जोड़ी कंगन थे, एक हार और 2 कान की बालियां। 3 आइटम थे और तीनों नहीं है। आइए आप जरा इधर आइए। बेटे फिंगरप्रिंट्स लो। जी सर, एक लड़का आता है कचरा उठाने सुबह 10 के आसपास। वो रोज हमेशा लेट आता है हमारे जाने के बाद। आपके भाई का कोई दोस्त? नहीं, बस मंदिर में कुछ लोगों के साथ उठता बैठता था। कौन सा मंदिर? माता का मंदिर है पास में, रोज जाता था। कब जाता था वहां पर? मेरे जाने के बाद करीब 10:30 बजे। दो कंगन, एक हार और एक जोड़ी कान की बालियों के लिए 2 भयंकर हत्याएं। एक पीड़ित 79 साल की अपाहिज महिला और दूसरा उसका मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटा। जाहिर है सवाल यह था कि उनका हत्यारा कौन था। कौन था यह बेहद क्रूर और लालची इंसान जिसमें इंसानियत की एक बूंद तक नहीं थी। औरत को स्ट्रैंगुलेट किया गया। ये देखिए, इसको गला दबाकर मारा गया है। और ऑफिसर शंकर की लाश की क्या रिपोर्ट है? इसके सर पे चोट के 3 निशान हैं। इसकी मौत हेमरेज से हुई है। और मर्डर की टाइमिंग? टाइमिंग डिक्लेयर करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, कल तक हो जाना चाहिए। मैं रोज सुबह 10 बजे के आसपास जाता हूँ साहब वहाँ कचरा उठाने के लिए। तू कल गया था ना उस घर में? नहीं, मतलब घर के अंदर नहीं गया था साहब, कभी नहीं जाता। क्या है ना, सब लोग अपना कचरे का डिब्बा घर के बाहर ही रखते हैं, तो मैं वहीं से उठाता हूँ। देख सच बोल, नहीं तो मैं तेरे को उठा लूंगा, समझा तू? आई शपथ, मुझे नहीं पता कल उस घर में क्या हो रहा था। जब कल घर गया था तूने क्या देखा वहाँ पे? मैंने अपना कचरा उठाया, काम किया और कट लिया वहाँ से। कुछ तो देखा होगा। हाँ, वो शंकर मोहन का भाई, वो तब भी पूजा कर रहा था? कर रहा होगा साहब, पर मेरे को नहीं लगता कि वो कल पूजा कर रहा था। क्यों? मैं जब भी वहाँ जाता हूँ ना, तो उसकी पूजा की टिंग 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 सुनाई देती है। कल वो नहीं सुनाई दे रही थी। घाटकोपर इलाके के हर हिस्ट्री शीटर का राउंड अप हुआ। काफी पूछताछ हुई, पर कुछ हाथ नहीं लगा। सर, इलाके के बाहर का लगता है कोई। लेकिन किसी बाहर वाले को अंदर की इतनी इंफॉर्मेशन कैसे थी? कैसे पता था इस बाहर वाले को घर में सिर्फ एक ठीक ठाक आदमी है जो सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक बाहर रहता है? फिर तो सर कोई कॉलोनी का हो सकता है। और अंदर जाओ राणे, ये कोई दोस्त या रिश्तेदार है जिसे अच्छी तरह से पता था कि एक बूढ़ी अपाहिज औरत और एक मेंटल आदमी कुछ खास टेंशन नहीं दे सकते। और राणे, ये मर्डर ऑन द स्पॉट नहीं हुआ, पहले से प्लान था। वो दोनों थे तो कुछ तो था उस घर में। मैं जानती हूँ मोहन, तुम्हारी जिंदगी तो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी। क्या नहीं किया तुमने उन दोनों के लिए? मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया कविता। मोहन, जो भी हुआ वो तुम्हारे हाथ में नहीं था, फिर क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो? जो हाथ में था वो भी नहीं कर पाया कविता। अम्मा को टॉयलेट चेयर चाहिए थी, लेकिन मैंने लाने में बहुत देर कर दी। मोहन, अम्मा की बहुत याद आती है कविता। नहीं सर, इस तरह का तो कोई आदमी नहीं रहता कॉलोनी में। साहब, मोहन भाई को हम लोग बहुत मानते हैं। एकदम भगवान के आदमी है बेचारे, और उनके बारे में तो कोई बुरा सोचेगा भी ना,
पाप लगेगा उसे। और उन तीनों का आपस में रिश्ता कैसा था? लड़ाई झगड़ा होता था? कौन से घर में बर्तन नहीं खटकते, और वैसे भी वो घर तो सारा मोहन भाई के सर पर ही था। कभी कभार चूचपाट जरूर हो जाती थी। सब मैंने कभी आंखों से देखा नहीं, लेकिन सुनने में आता था। क्या? यही कि सुबह सुबह झगड़े की आवाज आती थी, खासकर तब जब मोहन भाई खाना बनाते थे। तू है जगदम्बे काली, मैं दुर्गा कप्पड़ वाली, तेरी गुण गाऊं भारती। हो सकता है कि पागलपन के दौरे में पहले उसने माँ को मारा हो और फिर खुद की जान ले ली। मुश्किल है साहब, फिर भी किसी का कुछ कहा नहीं आ सकता। और उसके मंदिर के दोस्त, उनमें से कोई ऐसा जिसे पता हो कि मोहन के जाने के बाद ये दो लोग ही घर पर रह जाते हैं? नहीं साहब, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही। मोहन कह रहा था कि उसका भाई शंकर हर रोज सुबह 10:30 बजे यहाँ पहुँच जाता था। सर इनमें से ही कोई होगा, आरती के बाद उसका पीछा किया होगा। या फिर हो सकता है कि शंकर खुद उसे साथ में लेकर गया हो सकता है सर। सर शंकर एक भी दिन पूजा नहीं छोड़ता था, बारिश हो या जो भी, रोज हाजिर होता था। लेकिन उस दिन आरती में नहीं आया। पक्का? पक्का सर, पिछले 1 साल से उसने एक भी दिन मिस नहीं किया। मोहन 9 बजे घर से निकला और शंकर 10:30 बजे तक मंदिर नहीं पहुंचा। तो जो कुछ भी हुआ इसी बीच में हुआ, 9 और 10:30 के बीच में। हाँ सर, लेकिन हुआ क्या होगा? अजीब है, शंकर मंदिर की आरती में नहीं गया उस दिन। कैसे जाता मिस्टर मोहन? जिंदा ही नहीं था बेचारा। कोई ऐसा आदमी है जो आपकी दिनचर्या के बारे में जानता है, जो आपके घर के डिटेल्स जानता हो? कभी आपको ऐसा लगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है या फिर आपकी मूवमेंट पे नजर रख रहा है? काम में ही इतना उलझा रहता था कि नजर घुमाने की फुर्सत ही नहीं थी। लेकिन अब फुर्सत ही फुर्सत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के 2 दिन बाद मोहन की मां और भाई शंकर का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस की तहकीकात एक पॉइंट पर आकर रुक गई। कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग रहा था और फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट ने तहकीकात को एक अलग दिशा दिखा दी। अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं। आप बॉडी इसको रात के 9 बजे लेकर आए थे यहाँ? जी करेक्ट। पोस्टमार्टम शुरू हुआ रात को 11 बजे, पर हमारे हिसाब से इन दोनों की मौत 16 घंटे पहले ही हो चुकी थी। मतलब सुबह 5 बजे? सुबह के 5, 5:30 और 7, 7:30 के बीच में। सर ये मोहन तो सुबह 9 बजे घर से निकलता है ना? ये कैसे हो सकता है? घर से निकलने से पहले अम्मा से बात करके निकला था मैं। पक्का बात हुई थी आपके? अम्मा, आज आपके लिए टॉयलेट चेयर जरूर लेकर आऊंगा। अम्मा ने जवाब नहीं दिया था, शायद नींद में थी, लेकिन जिंदा थी। और शंकर? शंकर मेरी आंखों के सामने था, पूजा कर रहा था अपनी। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 9 बजे तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सर कोई गलती हुई होगी, एक बार आप रिपोर्ट दोबारा से चेक करवाइए। ठीक है, मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को फिर से चेक कराता हूँ। मोहन, चाय। मोहन, चाय नहीं बनी अभी तक। चक्कर आकर बेहोश हो जाऊंगी तब बनाओगे क्या? 2 मिनट अम्मा, हाथ मुंह धो लूं फिर चाय चढ़ाता हूँ। शंकर, चाय तो अम्मा के लिए तू ही बना सकता है, फिर इंतजार क्यों करवाता है उसे इतना? आसान नहीं था सब कुछ, थक जाता था कविता।
पता है मुझे, सबके बस की बात नहीं इतनी मेहनत करना, इतनी सेवा करना। काफी कर लिया तुमने, अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। चालाक, बहुत चालाक। क्या कोशिश की, लेकिन थोड़ी कमी रह गई। ये सभी निशान मैच कर रहे हैं? सभी उंगलियों के निशान एक ही हैं, खूनी के। मोहन, मैंने सब्जी रोटी बना ली है, तुम खा लेना। और तुम? नहीं, मुझे घर जाना है, बच्चे राह देख रहे होंगे। रुक जाओ कविता, तुम हमेशा के लिए यहाँ रुक क्यों नहीं जाती? मोहन, कितने साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मैंने हमेशा से चाहा है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजरे कविता। अब मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ है, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मैं ये जिम्मेदारी संभाल लूंगा, मुझे आदत है जिम्मेदारी संभालने की। और तुम साथ होगी तो जिम्मेदारी मुश्किल नहीं लगेगी। हम चारों लोग प्यार से रहेंगे। मैं उनका अच्छा बाप बनूंगा। मोहन, अरे आप, कुछ बात आगे बढ़ी क्या? बात तो काफी आगे बढ़ी है। क्या पता चला? आप थाने चलिए, वहीं सब पता चल जाएगा। आपने कहा था कि एक ही चाबी है घर की, जो आपके पास रहती थी। घर की एक ही चाबी है बस, वो मेरे पास रहती है। हाँ, मैंने कहा था। और उस दिन जब आप दफ्तर से लौटे तो वो चाबी आपके पास थी, उसी से आपने दरवाजा खोला। हाँ, ऐसा ही हुआ था। क्यों? जरा दिमाग पे जोर डालिए। आपने कहा था कि आपका भाई 10:30 बजे आरती के लिए चला गया होगा रोज की तरह। दुर्गा दप्पड़ वाली तेरी गुण गाऊं भारत। और 9 बजे आप चाबी साथ लेकर निकल गए। एक ही चाबी है घर की। शंकर 10:30 बजे मंदिर गया। हाँ, तो लौटा कैसे? चाबी तो एक ही है, जो आपके पास रहती थी। हो सकता है मैंने पीछे छोड़ी हो, या फिर उसने मेरी जेब से निकाल ली हो। और जब आप दफ्तर से लौटे, बेल बजाई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो उसी चाबी से आपने दरवाजा खोला और अंदर आए। जी, लेकिन चाबी तो एक ही है, फिर आप घर के अंदर दाखिल कैसे हुए? दरवाजा खुला था, मैंने धक्का दिया और अंदर आ गया। सच? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? रोटियां बनाई थी उस दिन अम्मा के लिए? अरे रोज मैं ही तो रोटियां बनाता था, सालों से। हमारी फॉरेंसिक टीम ने आपकी किचन की अच्छी तरह से छानबीन की और एक चावल का दाना भी नहीं मिला वहां पर। यहां तक कि आपका कचरे का डब्बा भी एकदम साफ था। शंकर को सफाई की बहुत ज्यादा चिंता रहती थी, इसलिए मंदिर जाने से पहले वो पूरे घर की 2 बार सफाई करता था। हमने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 बार चेक कराई और ये रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि आप ही की सफाई में दाग है। मर्डर सुबह 5:30 और 7:30 के बीच में हुआ और उस वक्त आप घर पर मौजूद थे। झूठ है। रोटियां नहीं बनी उस दिन अम्मा के लिए? खाई नहीं उन्होंने? क्योंकि रोटियां बनी ही नहीं थी, क्योंकि अम्मा रही ही नहीं। उनके पेट में कुछ भी नहीं था, बस पिछले दिन का कुछ खाना था, अम्मा का आखिरी खाना। बताइए मिस्टर मोहन, क्या आपका हाथ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस हाथ की बात कर रहे हैं आप? इस हाथ की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। शंकर को सरिये और पत्थर से ढेर किया गया और अम्मा का कत्ल कपड़े से हुआ। सरिया, पत्थर और कपड़ा तीनों पर एक ही हाथ के निशान है, उस हाथ के जिसने एक पानी का ग्लास थामा था यहां हमारे सामने। क्या हुआ था उस दिन? झगड़ा हुआ था। उस वक्त तो आप खाना बनाते थे ना, आखिर ऐसा भी क्या हो गया?
चावल नहीं बने, रोटियां नहीं बेली, सब्जियां नहीं काटी, क्यों? ऐसा कचरा रोज देखने को नहीं मिलता साहब। इतना ताजा ताजा आटा कौन फेंकेगा ना। मिस्टर मोहन, आपका ट्रैक रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटी, आपका मोहल्ला, हर कोई आपकी बहुत इज्जत करता है, मिसाल देता है आपकी। बेटा हो तो मोहन जैसा, भाई हो तो मोहन भाई जैसा। कोई तो बहुत जबरदस्त कारण रहा होगा कि आपने उन दोनों लोगों को मार दिया जिनके लिए आप जीते थे। क्यों? क्योंकि इस बार मेरी जीने की बारी थी। मैं संभालते संभालते थक गया था, जीना चाहता था मैं। मोहन, एक 48 साल का पुरुष, अविवाहित, कोई दोस्त नहीं, कोई छुट्टी नहीं, अपने आप के लिए 1 मिनट तक का समय नहीं। मोहन का इकबाले जुर्म एक दर्द भरी आह थी जो एक बीमार दिमाग के तहखाने से निकल रही थी। हर चीज के लिए मोहन ये कर, मोहन वो कर, मोहन ये नहीं किया, मोहन वो नहीं किया। मैं करता था, सब कुछ करता था, चुपचाप करता था और किसी चीज के लिए ना नहीं करता था। हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। सबसे पहले बाबा की, फिर माँ और शंकर की जिम्मेदारी, दोनों की एक साथ। ओफो, आज भी गुड़ और रोटी, कल भी गुड़ और रोटी खाई थी, परसों भी गुड़ और रोटी खाई थी। हाय, कभी तो तीखी सब्जी बने, दाल बने, पता तो चले अम्मा की कितनी इज्जत होती है। अपने शंकर से बोल कि पहले होटल में काम करता था, एक से एक चीजें बनाना जानता है। तू तो दिमागी हालत जानता है ना उसकी। हाँ, ये अच्छा बहाना है। किसी काम के लिए कहो दिमागी हालत ठीक नहीं है, और किसी दिन मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो ना ये गुड़ मिलेगा और ना रोटी। क्यों चिंता करते हो? सब गुड़ और रोटी तो दाता देते हैं, माता देती हैं। हाँ, तो अपनी दाता और माता से बोल कि तेरा ये पूजा का ढोंग बंद करवाएं और तुझे अच्छी जगह पर काम पर लगवाएं। मोहन, दिल मत दुखाओ उसका। हाँ, एक ये दिल वाला बच्चा है और एक तुम दिल वाली बची हो। मेरे अंदर तो पत्थर है, पत्थर। कुछ महीने में मैं 49 का हो जाऊंगा, फिर 50 का हो जाऊंगा और मेरा कुछ नहीं है, फैमिली नहीं है। और मोहन और अम्मा भी तो फैमिली ही थे ना। हाँ, मैं भी यही समझता था, लेकिन वो दोनों, अम्मा सिर्फ शंकर को प्यार करती थी क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन वो ये नहीं देख रही थी कि हर रोज मैं फिसल रहा हूं, पागलपन दस्तक दे रहा है यहाँ पर। उसके लिए मैं सिर्फ एक कोलू के बैल की तरह था, बस। मुझे जरा संडास जाना है। ये शंकर, अम्मा को संडास क्यों नहीं ले जाता तू? हाय राम, क्या कह रहा है तू? देख नहीं रहा वो पूजा कर रहा है? ठीक है, मैं उस रोज सुबह मेरे अंदर कुछ हुआ। रोज की तरह मैं खाना बना रहा था, लेकिन मेरा दिमाग उस सुबह रोज से कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हुआ था। आवाजें आ रही थी अंदर से। मोहन, सोचो जरा, क्या वाकई शादी करके हम खुश रह सकेंगे? क्यों नहीं कविता, इसी एक चीज के लिए मैं तरस गया हूँ। मोहन, मैं विधवा हूँ, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी अपाहिज माँ, भाई की हालत, कैसे संभालेंगे सबको? मिलकर संभाल लेंगे कविता, मिलकर संभाल लेंगे, बोझ बच जाएगा। बोझ दुगना भी तो हो रहा है मोहन। आवाजें चिल्ला रही थी मेरे अंदर, हंस रही थी मुझ पर, कह रही थी तू नामर्द है, तेरी जिंदगी में औरत का सुख नहीं, बच्चों का सुख नहीं, तू सिर्फ एक पालतू कुत्ता है, लेकिन तू तो भौंकता भी नहीं, तेरा कुछ नहीं होगा मोहन। एक चीज नहीं संभलती है, पता है क्यों? क्योंकि मैं हूं संभालने के लिए। आज अगरबत्ती गिरी है, कल तू भी खाट पर लेट जाएगा और मैं तेरी टट्टी साफ करूंगा। अरे क्या हुआ? ये तेरा लाडला, अरे सुनकर भी सुनता नहीं है और देखकर भी देखता नहीं है, बड़ा भगवान का भक्त बना घूमता है कहीं का। जुबान संभाल के बात कर। अरे ये तेरा छोटा भाई है। अरे है, भाई नहीं है, और तू माँ है। अरे खून पी रही है मेरा रोज थोड़ा थोड़ा। अरे तुम दोनों पनौती हो मेरे जीवन पर, पनौती। चुप रह, पगला गया है क्या तू? पागल होने का हक इसे है, सिर्फ मुझे नहीं है। अरे मैं पागल नहीं हो सकता हूँ क्या? जय माता, जय माता। माता,
बता माफी, बता माफी। माफी चाहिए, माफी चाहिए। खून बहेगा ना, अभी बहाता हूँ खून। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे क्या कर रहे हैं? अरे छोड़, अरे हो गया तेरा कल्याण। मोहन, मोहन, मैं सबको बता दूंगी क्या किया तूने शंकर के साथ। छोड़ मुझे, मत छोड़। इतनी बार कहा है कि मेरे बगैर मत उतरा कर, गिर पड़ेगी तो चोट लग जाएगी। अरे शंकर बोलता क्यों नहीं? तूने क्या किया शंकर के साथ? उसका सर कुचल दिया मैंने। क्या? नहीं। मुझे पता है कि तू शंकर के बगैर नहीं जी सकती, लेकिन मैं तुम दोनों के बगैर जी लूंगा। अब मुझे थोड़ा सा अपने बारे में सोचने दे। आखिरी बार एक सेवा का मुझे मौका दे। आज से तुम्हारी जिंदगी खत्म और मेरी शुरू। सर में आवाजें शांत हो गई थी, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मैं इतना हल्का हो गया हूं कि हवा में उड़ जाऊंगा। मैंने कुर्सी कहानी बनाने के लिए खरीदी। मुझ पर कोई शक कर ही नहीं सकता था। मैं तो मोहन भाई हूं, अच्छा आदमी, श्रवण का अवतार। थकान हो गई थी मुझे दोनों की देखभाल करते करते। मैं खुद भी बूढ़ा हो रहा था, पागल भी। मैं बूढ़ा, पागल और अपाहिज हो जाता तो मेरी देखभाल कौन करता? आप संभालते इंस्पेक्टर साहब। हवलदार, मोहन से सारे गहने बरामद कर लिए गए। अच्छा ही हुआ। उस घर में उन दोनों के साथ तुम्हारे बच्चे, क्या जिंदगी होती। इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन मार क्यों डाला मोहन, मार क्यों डाला? जीना चाहता था मैं, और मेरी जगह तुम भी होती तो शायद यही करती। कोई भी यही करता। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। बाबूजी, ये पत्थर की लकीर है, आप कभी मत बदलिएगा। अब ये सीधे लॉकर में जाएगी, और कोई कुछ कहे आप इस वसीयत का एक अक्षर भी नहीं बदलेंगे। बाबूजी के साथ जबरदस्ती की गई तो, उन्हें वसीयत बदलने के लिए मजबूर किया गया तो सोच लो, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए माँ बाप खून पसीना एक कर देते हैं। उनकी सारी जमा पूंजी पर उनके सभी बच्चों का बराबर का अधिकार होता है। यह उनकी विरासत होती है। पर अक्सर कोई एक वंशज अपने आप को हिस्से से अधिक का हकदार समझता है। कभी कभी तो सारी की सारी विरासत हड़पने की फिराक में होता है। अगर ऐसा शख्स अपने पिता को उनकी वसीयत बदलने पर जोर देता है तो इसे जुर्म की दस्तक मान लेना चाहिए। नवंबर 2010, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। दिवाली का त्योहार आने वाला था।
आओ राधा आओ। एक बात कहूँ गंगा जी? कहो। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने पति के साथ एक बार वैष्णव देवी के दर्शन कराऊं। मेरी भी बहुत तमन्ना थी, बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपनी पत्नी के साथ वैष्णो माता के दर्शन करके आऊं। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने हम दोनों को जिंदा रखा है। और उसने अपार कृपा की है कि उसने हम दोनों को मिला दिया। गंगा मिश्रा और राधा मिश्रा की मुलाकात जिंदगी की सांझ में हुई। गंगा मिश्रा अपनी पत्नी को खो चुके थे और राधा मिश्रा अपने पति को। दोनों को एक दूसरे की कंपनी भाने लगी और उन्होंने शादी कर ली। आने वाले 24 घंटों में इस जोड़े का बहुत बड़ा सपना साकार होने वाला था। वैष्णो देवी की यात्रा का सालों से इंतजार किया था दोनों ने, तब से जब उनके पहले पति और पत्नी जिंदा थे। ये वृद्ध जोड़ा सुबह सुबह वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकलने वाला था। बाहर दरवाजे पर लगा हुआ ताला इस बात की पुष्टि कर रहा था कि वो यात्रा पर गए हैं, पर घर के अंदर से टीवी की आवाज आ रही थी। 5 नवंबर 2010 को गंगा और राधा मिश्रा वैष्णो देवी से लौटने वाले थे। राधा का बेटा नीलेश उन्हें दिवाली की बधाई देने पहुंचा। माँ और बाबूजी तो आज आने वाले थे, घर पे होने चाहिए थे। तेज, तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? लो, टीवी खुला छोड़ दो। अम्मा भी ना एकदम भुलक्कड़ हो गई। अब बिजली का बिल आएगा तब पता लगेगा। आज मैंने मम्मी पापा की आंखों में एक चिंता देखी कि हमारी बेटी आखिर तेज के साथ टीवी की आवाज ने नीलेश को दस्तक दी कि कुछ गड़बड़ है, चाहती हूँ कि आज तक तुमने अपने घर वालों को और फिर इस दस्तक ने मौत की बू का रूप धारण कर लिया। दुनिया के लिए राधा और गंगा मिश्रा दिवाली के 3 दिन पहले वैष्णो देवी की यात्रा पर जा चुके थे और ठीक दिवाली की सुबह वापस लौटने वाले थे। पर जाहिर है कि ऐसा हुआ नहीं था, कुछ बहुत गलत हुआ था। ताला तोड़कर घर का दरवाजा खोला गया और जो नजर आया उसने सबके होश उड़ा दिए। क्योंकि हर टेंशन का बलात्कार करने आ रहे हैं। मेरा नाम महेश है, राधा मिश्रा का बड़ा बेटा, और ये मेरा छोटा भाई नीलेश। गंगा मिश्रा आपके सौतेले पिता थे? कहने को थे, पर हम उन्हें अपना सगा पिता ही समझते थे। उतना ही प्यार, उतनी ही इज्जत जितनी हमने अपने पिता को दी थी। उनके वैष्णो देवी जाने के एक दिन पहले क्या तुम उन दोनों से मिले थे? सारी तैयारियां हमने ही करवाई थी। अम्मा, लो अम्मा आपकी टिकट और ये साथ में फोटो कॉपी भी। कॉपी क्यों की? अरे आप ही ने तो कहा था ना कि टिकट कहीं भूल जाऊंगी, एक्स्ट्रा लेके आना। अरे मैं तो भूल ही गई कि मैंने कुछ ऐसा कहा भी था। यार नीलेश, इस उम्र में इतना लंबा सफर अम्मा के लिए ठीक रहेगा क्या? अरे बाबूजी है ना साथ, अब काहे इतनी चिंता कर रहे हैं? अब उनका मन है कहीं जाने का तो जाने दीजिए। और वैसे भी सारी जिंदगी तो हम दोनों के नाम कर दी, उनके दिन है भैया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो नीलेश। नहीं तेरा बेटा। और वैसे भी 3 दिन की बात है, कोई 3 महीने की बात थोड़ी है। हमें पूरा यकीन है बाबूजी, आप अम्मा का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अरे मुझे हुआ क्या है जो देखभाल की बात हो रही है? फालतू में बीमार करवा रहे हो मुझे तुम लोग। नहीं माँ, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह संभाल लेंगे। और बेटा माना कि मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ, और उसका पति तो हूँ। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है जो तुमने हमारी शादी स्वीकार की। कुछ नहीं चाहिए अब बेटा,
बस वैष्णव देवी के दर्शन हो जाए एक बार। और फिर देखो हम सब मिलकर दिवाली क्या धूमधाम से मनाएंगे, हैं? वो तो मनाएंगे ही। आप गंगा मिश्रा की बेटी हैं? जी हाँ, मेरा नाम विशाखा है और ये मेरे हस्बैंड ब्रजेश। आप उनकी इकलौती औलाद हैं? जी, बहुत साल पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था। उसके कुछ साल बाद मेरे बाबूजी ने राधा जी से शादी की थी। आपके अपने बाबूजी से आखिरी बार कब बात हुई थी? जिस दिन माँ बाबूजी वैष्णो देवी के लिए निकल रहे थे, उसके एक रात पहले मैं उससे मिलने नहीं आ पाई थी, इसीलिए मैंने उन्हें फोन किया था। हेलो। प्रणाम बाबूजी। कैसी है बेटा तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अपने ब्रजेश बाबू कैसे हैं? ब्रजेश भी बिल्कुल ठीक है। बाबूजी, मैं कह रही थी कल आप लोग वैष्णो देवी के लिए निकल रहे हैं, तो मेरी तरफ से माँ के नाम पर 500 रुपए का चढ़ावा चढ़ा दीजिएगा। जरूर बेटा, जरूर। अच्छा, आपको याद है ना कि दिवाली के बाद आप घर आ रहे हैं हमारे? अरे दिवाली के बाद तेरे घर पे हम दोनों का आना हम कैसे भूल सकते हैं? पगली कहीं की। आप अपना और माँ का ख्याल रखिएगा। प्रणाम बाबूजी। विशाखा, बाबूजी की ऐसी हालत नहीं है कि इस उम्र में वो वैष्णो देवी के दर्शन करने जाए। हम कर भी क्या सकते हैं? आज तक बाबूजी ने कभी किसी की सुनी है क्या? क्यों? उस औरत की तो सुनते हैं, हर बात सुनते हैं। जब आप सभी को अपनी माँ और अपने पिताजी की इतनी ही चिंता थी, तो इस पूरे यात्रा के दौरान इन 3 दिनों में आप में से किसी एक ने भी फोन करके ये नहीं पूछा कि आपका हालचाल क्या है? हम नहीं चाहते थे कि उन्हें ऐसा लगे कि हम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब हो सकता है। अब तो ये हो गया, इसलिए घर से जो भी चीज़ें गायब है वो आप बताएं, और इस केस की गायब कड़ियाँ हम ढूंढेंगे। माँ के जेवर नहीं मिल रहे हैं, शायद ले गए हैं वो लोग। बाबूजी हमेशा कुछ ना कुछ कैश घर में जरूर रखते थे, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं सर। अभी का तो पता नहीं, लेकिन पहले बाबूजी अपना सारा सामान इसी लॉकर में ही रखते थे। बाबूजी, बाबूजी, सर, डॉग स्क्वाड आ गया है। पुलिस के स्निफर डॉग ने जुर्म की बू को सूंघकर हत्यारों के कदमों की तरफ इशारा किया। स्निफर डॉग पुलिस को गंगा मिश्रा की कोठी के बाहर तक ले आए। गंगा मिश्रा के घर के पास का एक पानी का नल पुलिस के स्कैनर पर आ गया। लगता है कातिल ने अपने खून से रंगे हुए हाथ यहीं धोए होंगे। चाबियों का गुच्छा एक और महत्वपूर्ण सुराग साबित हुआ, जिसे स्निफर डॉग ने सूंघ निकाला। सर, ये चाबियों का गुच्छा उधर मिला। ये कहाँ जा रहा है? स्निफर डॉग अब एक घर की तरफ इशारा कर रहा था। किसका घर था ये? इशारा क्यों हो रहा था? जी, मालिक ब्रिज शर्मा जी हैं, लेकिन वो मिश्रा जी के घर गए हैं। जी, मेरा नाम ब्रिज किशोर शर्मा है। गंगा मेरा अच्छा दोस्त था कई सालों से। सालों की छोड़िए, फिलहाल तो आप मुझे पिछले 4 दिनों के हर मिनट का हिसाब दीजिए। तो क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? हमारे डॉग स्क्वाड ने आपके घर की तरफ इशारा किया है, और फिर शक को यकीन में बदलते देर नहीं लगती। सर, एक चाबी घर के दरवाजे की है, बाकी सब अलमारी और ड्रॉर्स की है। तो बस अब इस केस का ताला खुल ही गया समझो। मृतक गंगा और राधा मिश्रा के घर की चाबियां भी इस पड़ोसी ब्रिज किशोर शर्मा के घर के पास पाई गई। गंगा से आखिरी बार मैं 1 नवंबर की शाम को मिला था। गंगा, काश मैं भी तुम्हारे साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर आ सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, मजबूरी है।
बच्चे आ रहे हैं दिवाली के लिए। बच्चे आ रहे हैं दिवाली के लिए। भाई एक इंसान की जिंदगी बच्चों की जिम्मेदारी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। हमारा तो केस ही विचित्र है। मेरे और राधा के अपने अपने बच्चे, उनके परिवार, उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां। वही तो मैं कई बार सोचता हूँ कि तुम लोगों के बीच में बनती कैसे है। बैठो, बताता हूँ। देखो, ये हर रोज का मेल मिलाप तो ठीक है, लेकिन जायदाद वगैरह, अरे उसका बंटवारा कैसे करोगे? राधा जी के 2 बेटे, मेरे एक बेटी, एक नवासी, ये सब बच्चे मेरे अपने हैं। मैं खूब प्यार करता हूँ। बस एक बात तय कर रखी है, इन सबको कुछ ना कुछ दूंगा जरूर। लेकिन कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं ये आपस में लड़ ना पड़े। अरे लड़ना तो तय है। आजकल तो सगे भाइयों के बीच में तलवारें निकल जाती हैं, और ये तो सौतेला मामला है। मेरा कहना है कि जायदाद का जितनी जल्दी बंटवारा करो उतना अच्छा है, वरना तुम तो जानते हो देर से बैर होती है। बड़े शर्म की बात है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। आपके कुत्ते ने पता नहीं क्या सूंघ लिया है। आप कुत्ते की छोड़िए और अपनी फिक्र करिए, और शक तो हम उनके बच्चों पर भी करेंगे। सर, मिस्टर बृजकिशोर शर्मा, फिलहाल आप घर जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा याद करेंगे। मौका वारदात और चाबियों पर लगे उंगलियों के निशान बृजकिशोर शर्मा के नहीं थे, इसलिए उन्हें जाने दिया गया। सर, गंगा मिश्रा की पूरी जायदाद लगभग 75 लाख रुपए की है। क्या क्या है उनकी जायदाद में? घर है, थोड़ी जमीन है, थोड़ी कैश है, पेंशन पर थे। और ये राधा मिश्रा की प्रॉपर्टी? सर, राधा मिश्रा की प्रॉपर्टी तो पहले ही उनके लड़कों में बंट गई है। कोई और खबर? सर, गंगा मिश्रा के लॉकर का ताला तोड़ा हमने। फिर? वैसा का वैसा ही है, जेवर पैसे सब वैसे ही रखे। इन दोनों की तबीयत कैसी थी? सर, कोई खास मेडिकल खर्चा सामने नहीं आया है। पर मुझे एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि दोनों कत्ल चोरी या डकैती की नीयत से नहीं किए गए। तुम ऐसा करो, गंगा और राधा मिश्रा के बच्चों पर अपने आदमी लगा दो। जी सर। मुझे लगता है खून ने ही खून बहा है। सवाल है क्यों? काफ़ी खून बहने से मौत हुई है। दोनों के गले एक जैसे चाकू से काटे गए हैं। क्या इन दोनों में से किसी ने भी अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं की? राधा मिश्रा ने कोई खास कोशिश नहीं की, लेकिन गंगाराम जी ने जरूर कोशिश की होगी अटैकर से लड़ने की। इन्होंने चाकू छीनने की कोशिश की होगी। डॉक्टर साहब, कत्ल का समय क्या हो सकता है? एग्जैक्ट टाइम तो बताना मुश्किल है। इनके पेट के अंदर का खाना तकरीबन 3 दिन पुराना था। बॉडीज मिलने के 3 दिन पहले आखिर बार इन लोगों ने खाना खाया था। आपने अपने पिताजी को कितने बजे फोन किया था? यही कोई 11 बजे। क्यों? गंगा मिश्रा की बेटी ने उन्हें रात 11 बजे फोन किया था, और वे अगली सुबह 6 बजे अपनी बीवी राधा मिश्रा के साथ वैष्णो देवी के लिए निकलने वाले थे। तो इसका मतलब रात 11 और सुबह 6 के बीच ही वो खून इनके घर आए होंगे। और वो भी चाय पीने के बहाने। अजनबी तो चाय पीने आता नहीं, खास तौर से रात 11 और सुबह 6 बजे के बीच। सर, चाय के टूटे हुए कप और चाबियों के गुच्छे पर मिले फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं। बेडरूम में 2 टूटे हुए कप और रसोई में 2 कप। सर, कुल मिलाकर चाय के 4 कप हैं। इसका मतलब है कि खूनी 4 होंगे या फिर 2। बाकी के 2 कप राधा मिश्रा और गंगा मिश्रा के होंगे। खूनी 4 हो या 2, इतनी बात तो पक्की है कि खूनी करे भी थे और मारने की नीयत से ही आए थे। पुलिस को यह तो समझ में आ गया था कि किसी घर वाले का ही काम है। बस इन मर्डर्स के पीछे वजह की तलाश थी। राधा मिश्रा के 2 बेटे हैं सर, महेश और नीलेश। दोनों वेल सेटल्ड हैं सर। और गंगा मिश्रा की बेटी विशाखा और उसका पति ब्रजेश। इनकी इकलौती बेटी है सुरेखा। सुरेखा की शादी हुई है सुशील से। ये विशाखा के ससुर भी तो हैं, ब्रजेश के पिता शिवनाथ। सर, सभी को किसी भी चीज की कमी नहीं है। पर जल्दी तो है,
और लालसा भी। सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, गंगा मिश्रा की जायदाद के कागजात गायब हैं। सर जिसके पास भी ये कागजात हैं उसी के हाथ खून से रंगे हैं। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम वासुदेवाय स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम भूमाय नमः स्वाहा, ओम रावे नमः स्वाहा। देखिए, गंगा जी की जायदाद के बारे में हम कुछ नहीं जानते। एक घर है उनका, पर प्रॉपर्टी इसके बारे में कुछ नहीं जानते। चाहिए भी नहीं था सर, क्योंकि हमारे पिताजी से वो सब मिल गया था जो हमें चाहिए था। गंगा मिश्रा तुम्हारे सौतेले पिता थे, तो उनकी प्रॉपर्टी तो तुम्हें मिलने से रही। चाहता भी कौन है सर, हम अच्छी तरह से सेटल हैं। बस अपनी माँ की चिंता थी, पिताजी की मौत के बाद अकेली हो गई थी। हमें लगा कि गंगा मिश्रा के रूप में एक अच्छा साथी मिल गया है। इसमें जानने की क्या बात है, हमारे पिताजी अपनी सारी जायदाद हमारे ही नाम छोड़ जाते। इकलौती हूं मैं। आपके 2 सौतेले भाई भी हैं, वो भी तो प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं। क्लेम की तो नौबत ही नहीं आती इंस्पेक्टर साहब। मेरे ससुर गंगा मिश्रा बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान थे। वो कभी किसी को नाखुश नहीं करते। हमारी खुशी इसी में थी कि राधा जी के आ जाने से बाबूजी बहुत खुश हो गए थे। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी। सर, काम आसान नहीं था, पर मुझे लगता है कि हमें सबकी फिंगरप्रिंट्स मिल गई हैं। वेरी गुड। फौरन इन फिंगरप्रिंट्स को मैच कराओ। इंस्पेक्टर साहब, ये आपके जूनियर्स, मैंने इतनी बार समझाया कि आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन फिर भी मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आए। मैंने ही बुलवाया था। लेकिन क्यों? शक करने के लिए मैं ही मिला, और कोई नहीं मिला आपको? मिल जाएंगे, जल्दी क्या है। फिलहाल तो आप ये बताइए कि कत्ल की रात को आप कहाँ पर थे? अरे घर पर था, और कहाँ रहूंगा। पक्का? अरे हाँ भाई पक्का। पक्का झूठ? कत्ल की रात 1 और 2 बजे के बीच में तुम अपने ससुराल के आसपास गंगा मिश्रा के इलाके में थे। क्या 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 कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो आपका सेलफोन रिकॉर्ड बता रहा है। अभी आप कहेंगे कि आप घर पर ही थे। मुझे याद आया। क्या याद आया ब्रजेश जी? बहुत जरूरी काम था वहां पे। बिल्कुल, काम तो होगा ही। ये रहे फिंगरप्रिंट्स, आप ही के हैं। ये वो फिंगरप्रिंट्स हैं जो मुझे कत्ल की रात पी गई चाय के कप से और घर के चाबियों के गुच्छों से मिली थी। वो गुच्छे जो मुझे नल के पास मिली थी। और हमारे पास और भी सबूत हैं, ठोस सबूत। कल रात आपने अपने पिता शिवनाथ के साथ फोन पर जो बातें की वो हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। बाबूजी, आप अपना ब्लड प्रेशर काहे बढ़ा रहे हैं? 2-4 दिनों में ये मामला बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा पसीना छूट रहा है ब्रजेश बेटा। तूने देखा नहीं उस शोक सभा में पुलिस कैसे नजर रखी हुई थी? लगता है वो इस मामले को उबाल कर कहीं रहेंगे। उबलता है तो उबलने दो, उगलेगा तो कुछ भी नहीं। वो हम तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। अरे पुलिस है बेटा, बहुत पहुंच रखती है। और तूने भी एक बहुत बड़ी गलती की। तुझे सिर्फ वसीयत उठानी थी, प्रॉपर्टी के कागजात वहीं छोड़ देने थे ब्रजेश। सिर्फ वसीयत उठानी थी, प्रॉपर्टी के कागजात वहीं पर छोड़ देने थे ब्रजेश। अब हम समझ गए कि तुमने प्रॉपर्टी के लिए अपने ससुर और उनकी बीवी की हत्या करवाई। मुझे अपने वकील से बात करनी होगी। जरूर, आपका हक है कि आप चुप रहें, वकील करें, और हमारी ड्यूटी है कि हम आपसे सब कुछ सच सच उगलवाएं। तुम ये क्यों भूल जाती हो विशाखा बिटिया कि तुम हमारी एक ही बच्ची हो। हमारा जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है, इस नाखून से लेकर 9 लाख के हार तक। ये ससुरी वसीयत ससीयत का। ठीक है बाबूजी, अगर आपको वसीयत नहीं बनवानी तो ना बनवाइए। बाबूजी, ये प्रॉपर्टी का मामला है, इसमें बहुत सारा पेपर वर्क होता है। अगर अभी नहीं बनवाया गया तो बाद में विशाखा को बहुत तकलीफ होगी।
इस वसीयत की क्या जरूरत है? आओ आओ, आओ। गंगा जी, विशाखा बेटी और ब्रिजेश दामाद जी ठीक ही कह रहे हैं। बना दीजिए ना वसीयत विशाखा के नाम। मेरे बेटे संस्कारी है, उन्हें अपने पिता से बहुत कुछ मिला हुआ है। फिर भी आदमी की नियत का क्या भरोसा। हमारी बात आपके सौतेले बेटे होने के नाते अगर मेरे बेटों ने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा तो खामखा विशाखा बेटे के साथ नाइंसाफी होगी। बना दीजिए ना वसीयत। भगवान, तुम बहुत दूर की सोचती हो। लाओ भाई। ब्रिजेश की सालों की मनोकामना पूरी हो गई थी। उसने काफी मेहनत की थी इस वसीयत को बनवाने में। हे राम। अरे लो ना बेटा। वसीयत तो बन चुकी थी, लेकिन ब्रिजेश को गहरा शक था कि राधा के बेटे भी वसीयत को लेकर कुछ न कुछ तिकड़म जरूर लगाएंगे। वो वसीयत वहां क्यों रहने दी? अरे तुम भी ना बस। बाबूजी, क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? अरे मैंने वसीयत साइन तो करवा ली ना। अगर मैं वसीयत मांग के रख लेता तो हद पार हो जाती। अरे लोगों को खामखा शक हो जाता। गोली मारो उनको और उस औरत के बारे में सोचो, वो बहुत कमीनी है और तेरा ससुर उसकी मुट्ठी में है। अरे जब वो उसके कहने पर वसीयत बहू के नाम कर सकता है तो उसके कहने से बदल भी तो सकता है ना। अरे कहीं राधा के बेटों के नाम कर गया तो? अरे मूर्ख हो तुम। नहीं ब्रिजेश, मैं बाबूजी से वसीयत नहीं मांग सकती। नहीं होगा मुझसे ये। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? जो सोचना है सोचे, लेकिन एक बात याद रखना कि राधा उस विल को बदलवा कर रहेगी। पता नहीं इस बुढ़िया में क्या देखा तुम्हारे बाप ने। ब्रिजेश, एक चीज होती है प्यार, सुना है कभी? मेरी पत्नी विशाखा को अपने बाबूजी पर पूरा भरोसा था, लेकिन मुझे नहीं था। और मेरे पिताजी तो, उनका तो राधा को देखते ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। मैं और मेरा दामाद सुशील मेरे पिताजी की बातों से सहमत हुए। बाबूजी, दद्दू एकदम ठीक कह रहे हैं। अगर वसीयत बदली तो हमारे हाथ ठन ठन गोपाल, और 75 लाख रुपए की रकम कोई कम रकम नहीं होती। ये लखनऊ शहर के बीच में है वो जमीन, सोने के भाव की तरह बढ़ रहे हैं उसके नाम। अरे बहुत जल्दी 3-4 करोड़ की हो जाएगी। अरे जरा सोचो। तो उपाय क्या है? विल चोरी कर ले। अरे उससे क्या होगा, वो दूसरी बनवा लेगा। मगर विल बदलने के लिए जिंदा रहना भी तो जरूरी है। अरे तो इसमें इतना सोचना क्या है? ज्यादा सोचोगे तो राधा के 2 पिल्ले सारा माल हड़प कर ले जाएंगे, समझे? विशाखा, बाबूजी की ऐसी हालत नहीं है कि इस उम्र में वो वैष्णो देवी के दर्शन करने जाए। हम कर भी क्या सकते हैं? आज तक बाबूजी ने कभी किसी की सुनी है क्या? क्यों? उस औरत की तो सुनते हैं, हर बात सुनते हैं। जिसकी भी सुने, हम तो बस यही चाहते हैं वो हमेशा खुश रहे, अच्छे रहे। एक काम करो, तुम सो जाओ। मुझे थोड़ा भारी भारी लग रहा है, मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आना। हाँ। अटैक की पूरी प्लानिंग की गई थी। ब्रिजेश का दामाद सुशील हथियार साथ लाया था। जीते रहो, जीते रहो। आप लोग कल वैष्णो देवी जा रहे हैं तो हमने सोचा कि कुछ हालचाल ले लें। आइए अंदर, आइए। बस 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 बेटा, बस बस, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो बेटा। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ, चाय पिला, थक गए होंगे, चाय पिला। अब दद्दू, क्या है कि हमारा फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है टीवी पर, तो हम टीवी ऑन कर लें? अरे दद्दू से पूछने की बात है, कर लो ऑन, तुम्हारा अपना घर है। हाँ। सो तो है। अब बाबूजी, दवाइयाँ सब रख ली है ना आपने? काहे की दवाइयाँ भाई, क्या हुआ है मुझे? भला चंगा हूँ मैं। दादू,
मैं दादी की किचन में हेल्प करके आता हूँ। हाँ जाओ जाओ। दादी बन गई चाय? लाइए हम लेकर जाते हैं। अरे मैं लेके जाती हूँ ना बेटा। अरे हम लेकर जाते हैं ना। तुम भी ना, चल चल संभाल के। दो लोग गर्मा गर्म चाय, आप दोनों लोग पियो, हम 2 कप और लेके आते हैं। हाँ? लीजिए लीजिए चाय लीजिए। प्लान के अनुसार ब्रिजेश ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया ताकि राधा मिश्रा की आखिरी चीखें कोई न सुन पाए। सुशील बेटा तुम्हारी चाय कहाँ गई? वो दादी लेकर आ रही है। अच्छा अच्छा। मैं अपने मूड की बात कर रहा हूँ इडियट। क्या हुआ बेटा? ये सस्ता जावेद अख्तर इधर क्या कर रहा है? सुशील चलते हैं। हम तीनों में सबसे फिर भी ठीक है। सुशील, इस पूरे घर को उथल पुथल कर दो। ऐसा लगना चाहिए जैसे कुछ चोरी डकैती हुई है। सुशील, हमें इन चाबियों को ठिकाने लगाना है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस घर में 2 लाशें पड़ी हैं। ठीक है? जल्दी। चाकू ध्यान से रखना, यहाँ वहां मत फेंकना। हथियार किसी को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है? चल। सारा शहर हक्का बक्का रह गया था। सभी का मानना था कि बेरहम चोरों ने ही इस बूढ़े जोड़े की भी हत्या की थी। किसी को पता नहीं था कि ये केस चोरी का नहीं बल्कि करीबी रिश्तेदारी में पनप रही जलन और लालच का था। इस केस से जुड़े सभी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस जुर्म का मास्टरमाइंड विशाखा का ससुर शिवनाथ, वो भी अब पुलिस की हिरासत में है। सभी मुजरिमों के खिलाफ चार्जेस फाइल किए जा चुके हैं। जो आपका है वो हमेशा आपका ही रहेगा विशाखा जी। हम आपके पिता से उतना ही प्यार करते थे जितना कि आप करती थी। कितने खुश थे दोनों। इस केस में जुर्म ने एक नहीं बल्कि 2 बार दस्तक दी। पहली बार जब ब्रिजेश के जोर देने पर गंगा मिश्रा ने वसीयत पर साइन किए और दूसरी बार जब रात के 1 बजे ब्रिजेश ने मिश्रा खानदान के दरवाजे पर दस्तक दी। अगर पहली दस्तक के वक्त ही गंगा मिश्रा संभल जाते और वसीयत बनाने की बजाय अपनी बेटी से खुलकर बात करते तो शायद आज गंगा और राधा मिश्रा जिंदा होते। हम इस प्रोग्राम के द्वारा बार बार एक ही बात अपने दर्शकों के जहन में लाना चाहते हैं कि जब भी आपको हल्का सा भी अंदेशा हो कि जुर्म दस्तक दे रहा है तो सुनिएगा जरूर, किसी की जान बच सकती है, आपकी भी। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।